हेलो गाइस, वेलकम टू देव केमिस्ट्री पॉइंट। कल तक हमने SN1 SN2 के अंदर अंतर, SN1 और SN2 की क्रियाविधि मैकेनिज्म, SN1 और SN2 के एग्जाम्पल्स पढ़े थे। अब कुछ नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं हैं, उनके हम उदाहरण पढ़ेंगे जो सम्मिलित रूप से पढ़ेंगे। उनमें सबसे पहला उदाहरण लेता हूँ मैं। एल्केन नाइट्राइल का। एल्केन नाइट्राइल क्या है? यहाँ पर नाम आ रहा है नाइट्राइल। नाइट्राइल किसको कहते हैं? साइनाइड को। जिस एल्किल समूह या एल्केन के साथ CN जुड़ा हुआ हो उसे हम कहते हैं नाइट्राइल, या दूसरा नाम होता है इसका साइनाइड। दूसरा नाम क्या होता है इसका? साइनाइड नाम होता है। तो हमें क्या करना है? एल्केन नाइट्राइल का निर्माण करना है। कैसे निर्माण होगा वो देखते हैं। मैंने कोई एग्जांपल ले लिया, CH3 CH2 और Br। इसका यदि हम कॉमन नाम लेते, इसका कॉमन नाम हो गया यहाँ पर Br है, तो हेलोजन Br हो गया, तो ब्रोमाइड, और यहाँ पर 2 कार्बन ले लिए तो एथिल, तो नाम क्या होगा इसका? एथिल ब्रोमाइड। इसकी अभिक्रिया हम करवा दें KCN के साथ तो बनेगा, देखिए KCN एक आयनिक यौगिक है, और आयनिक यौगिक होने के कारण K पर आ जाएगा धनावेश और CN पर आ जाएगा माइनस। यानी पोटेशियम साइनाइड की अगर अभिक्रिया कराते हैं हम एल्किल हैलाइड के साथ, तो यहाँ पर पोटेशियम साइनाइड की प्रकृति है वो आयनिक होने के कारण इस पर पोटेशियम पे धनावेश आएगा और साइनाइड पे माइनस चिन्ह आ जाएगा। तो देखेंगे कि यहाँ से ये नाभिक स्नेही है और ये भी कैसा है? नाभिक स्नेही है। तो ये नाभिक स्नेही इस दुर्बल नाभिक स्नेही का यहाँ से प्रतिस्थापन कर देता है, इसलिए अभिक्रिया क्या कहलाती है? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। और अभिक्रिया इस प्रकार से हो जाएगी CH3 CH2 CN प्लस KBr, पोटेशियम ब्रोमाइड बन गया है। तो यहाँ ध्यान दीजिए कि यहाँ पर साइनाइड जुड़ा है, तो यहाँ पर कार्बन की संख्या 2 है, लेकिन यहाँ पर कार्बन की संख्या कितनी हो गई है? 3 हो गई है, क्योंकि यहाँ पर क्या जुड़ गया है? साइनाइड जुड़ गया है। तो साइनाइड जुड़ा है तो इसका नाम क्या हो गया? प्रोपेन नाइट्राइल, ठीक है, या प्रोपिल साइनाइड। नाम क्या हो गया इसका? प्रोपेन नाइट्राइल। नाइट्राइल का क्या होता है? साइनाइड ही होता है। नाइट्राइल यहाँ पर साइनाइड का अनुलग्न है। इसी प्रकार से यदि हम दूसरा एग्जांपल ले, एल्केन आइसो नाइट्राइल का निर्माण का, देखें एल्केन आइसो नाइट्राइल, एल्केन आइसो नाइट्राइल। यहां पर हमने लिया है पोटेशियम साइनाइड, और यहां ले लेंगे हम सिल्वर नाइट्राइड, वही लेते हैं वापस CH3 CH2, और यहां ले लिया मैंने वापस Br प्लस AgCl। जैसे मैजिशियन के साथ दिया गया तो ये सहसंयोजक है। सिल्वर साइनाइड या सिल्वर जो लवण है ये साइनाइड का, सिल्वर का, ये है सहसंयोजक यौगिक, और सहसंयोजक यौगिक होने के कारण यहाँ देखिए उत्पाद कुछ इस प्रकार से बनता है, CH2NC और प्लस AgBr। ये अभिक्रिया इतनी मायने नहीं रखती जितना इस पर एक प्रश्न बनता है। प्रश्न क्या बना कि ये देखिए यहाँ पर सेम अभिकारक ले रखा है हमने, एथिल ब्रोमाइड, यहाँ पर भी एथिल ब्रोमाइड, लेकिन यहाँ पर तो बना है प्रोपेन नाइट्राइल यानी साइनाइड बना है। क्या बना है यहाँ पर? साइनाइड। जबकि यहां पर क्या बना है? आइसोसाइनाइड बना है। क्या हो गया ये? एथिल आइसोसाइनाइड। ध्यान दे कि जब हमने पोटेशियम साइनाइड के साथ अभिक्रिया करवाई तब तो बना प्रोपेन नाइट्राइल या प्रोपेन साइनाइड, जबकि प्रोपिल साइनाइड
जबकि यहां पर हमने उसी अभिकारक की अभिक्रिया है वो सिल्वर साइनाइड के साथ अभिक्रिया कराई है, तो यहां पर एथिल आइसोसाइनाइड बन रहा है। प्रश्न इस प्रकार से बनता है कि एल्किल हैलाइड पोटेशियम साइनाइड के साथ क्रिया करके और नाइट्राइल का निर्माण करता है, जबकि सिल्वर साइनाइड के साथ क्रिया करके आइसोनाइट्राइल का निर्माण करता है या आइसोसाइनाइड का निर्माण करता है। क्यों? तो इसका एल्किल हैलाइड पोटेशियम साइनाइड के साथ तो देता है एल्केन नाइट्राइल, जबकि एल्किल हैलाइड सिल्वर साइनाइड या सिल्वर नाइट्राइल के साथ आइसो साइनाइड देता है। क्यों? प्रश्न एक बार फिर से देखें कि एल्किल हैलाइड पोटेशियम साइनाइड के साथ देता है एल्किल नाइट्राइल या एल्किल साइनाइड, जबकि सिल्वर नाइट्राइल या सिल्वर साइनाइड के साथ एल्किल हैलाइड है वो आइसोसाइनाइड या आइसोनाइट्राइल देता है। क्यों? आंसर देखें इसका। CH3 CH2 और Cl ले लिया मैंने, और यहां लिया K और Cn। ध्यान दे कि यहां पर ये पोटेशियम साइनाइड है वो आयनिक यौगिक है। कैसा है ये? आयनिक यौगिक है, और आयनिक यौगिक इस प्रकार से आयनों में टूट जाएगा, और ये भी ध्रुवीय सहसंयोजक है, तो यहाँ पर एक आयन आ जाएंगे, आंशिक ऋणावेश से इस पर आंशिक क्या जाएगा? धनावेश आ जाएगा। तो यहाँ पर ये आसानी से एक दूसरे को प्रतिस्थापित कर देंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन दाता समूह क्या है? कार्बन है। तो क्या बना लेगा यहाँ पर? CH3 CH2 Cn प्लस KCl, अर्थात एल्किल हैलाइड, या यहाँ पर हमने एथिल क्लोराइड ले लिया है। जब पोटेशियम साइनाइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो यहाँ पर एल्किल हैलाइड के साथ पोटेशियम साइनाइड का जो कार्बन है वो इलेक्ट्रॉन दाता समूह होता है या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। ठीक है, और जैसे ये एक इलेक्ट्रॉन दाता समूह के रूप में कार्य करता है तो यहाँ पर एल्किल साइनाइड का निर्माण हो जाता है। जैसे यहाँ पर प्रोपेन नाइट्राइल का निर्माण हुआ है, प्रोपेन नाइट्राइल। फिर से लिखता हूं, प्रोपेन नाइट्राइल। ठीक है, दूसरा इसके अंदर हम ले एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया हमने AgCN के साथ करवाई। ठीक है, AgCN के साथ करवाई तो यहां देखें कि नाइट्रोजन के पास एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है। ठीक है, ये कार्बन है, यहां सिल्वर का जुड़ा हुआ है, और एक ऐसा यौगिक है सह संयोजक है। इसकी संरचना देखें जैसे हो गई AgC ट्रिपल बॉन्ड N, और ये ऐसी संरचना हो गई। तो यहां देखिए कार्बन के पास कोई एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म नहीं है, और यहाँ पर सहसंयोजक बॉन्ड है, इसलिए यहाँ पर एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म नहीं होने के कारण यहाँ पर दाता समूह कौन सा होगा? नाइट्रोजन होगा। और ये नाइट्रोजन यहाँ पर दाता समूह होने के कारण जैसे इसके ऊपर ऋणावेश आएगा, इस पर धनावेश आएगा, तो ये दाता समूह है नाइट्रोजन हो जाएगा, अपने एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म इसको दान कर देगा। और जैसे इसको एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म दान करता है तो इसकी संरचना इस प्रकार से हो जाएगी CH3 CH2 और N ट्रिपल बॉन्ड C प्लस Ag प्लस और Cl माइनस, क्या होगा यहाँ पे? AgCl। ठीक है ना, तो इस प्रकार से क्या हुआ कि सिल्वर साइनाइड या सिल्वर नाइट्राइल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है यहाँ नाइट्रोजन होता है, जबकि पोटेशियम साइनाइड के अंदर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन दाता समूह कार्बन होता है। यहाँ पर नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन दाता समूह होने के कारण यहाँ पर आइसोसाइनाइड या इसको क्या बोलते हैं? एथिल आइसोसाइनाइड, एथिल आइसोसाइनाइड, इसका निर्माण हो गया। ठीक है,
इसी प्रकार से मिलता जुलता एक क्वेश्चन और बनता है एल्केन नाइट्राइट। देखिए फॉर्मेशन ऑफ एल्केन नाइट्राइट। पहले था नाइट्राइल और अब क्या है नाइट्राइट। नाइट्राइट का फॉर्मूला क्या होता है ओ एन डबल बॉन्ड ओ, ये क्या होता है नाइट्राइट होता है। तो यदि इसके साथ हम एल्केन जोड़ दें तो क्या बन गया, ये एल्केन नाइट्राइट बन गया। तो कैसे निर्माण होगा ये देखें, एल्केन नाइट्राइट का निर्माण कैसे होगा। देखिए कि मैंने एल्किल हैलाइड ले लिया और इस एल्किल हैलाइड की क्रिया मैंने रिएक्शन करवा दी पोटेशियम नाइट्राइट के साथ। किसके साथ क्या कराई, इसका नाम है पोटेशियम नाइट्राइट। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं KNO2। इसको हम कैसे लिख सकते हैं ऐसे KNO2 पोटेशियम नाइट्राइट। जैसे ही हम इसके साथ क्या कराते हैं तो पोटेशियम नाइट्राइट एक आयनिक यौगिक है। आयनिक यौगिक होगा तो इस O पे होगा माइनस है और इस K पे हो जाएगा प्लस। यहां से ये हेलोजन है, इस हेलोजन पर आएगा माइनस और R पे आ जाएगा प्लस। तो यहां से माइनस प्लस यहां से अलग हो जाएंगे और अलग हो क्या बना लेंगे, यहां देखिए दोनों अलग हुए तो बच गया R पॉजिटिव है तो यहां पर नेगेटिव है तो ये इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा तो क्या बन जाएगा RON डबल बॉन्ड O। या इसको हम क्या कर लिखते हैं RNO2। यानी यहां पर इसने क्या बनाया है एल्केन नाइट्राइट बना लिया। एग्जांपल ले हम कोई CH3 CH2 Cl और प्लस से KNO2, यहां से KCl का निष्कासन हो जाएगा। यहां पर ये KX लिख देते हैं प्लस से KX, यहां से KCl का निष्कासन हो जाएगा तो क्या बन जाएगा CH3 CH2 NO ONO। क्या बन गया यहां पर एथिल नाइट्राइट। क्या बन गया यहां पे एथिल नाइट्राइट। एथिल नाइट्राइट। ठीक है, ये जो एथिल नाइट्राइट बन गया है प्लस में क्या बनेगा यहां से K और Cl तो क्या बन गया प्लस से KCl। वैसी वैसी अभिक्रिया है जो पोटेशियम साइनाइड के साथ हुई थी वो पोटेशियम नाइट्राइट के साथ सेम होती है। क्यों, पोटेशियम साइनाइड और पोटेशियम नाइट्राइट दोनों कैसे हैं आयनिक यौगिक है। परंतु इसका हम उल्टा ले, जैसे पहले लिया था वैसे क्या ले, यहां पर मैंने CH3 CH2 Cl यही वापस ले लिया है और यहां पर अब मैं AgONO लूंगा, यानी सिल्वर नाइट्राइट ले लिया मैंने। और जैसे सिल्वर नाइट्राइट लेता हूं मैं तो सिल्वर नाइट्राइट देखो यहां पर वापस क्या है सहसंयोजक यौगिक है। तो यहां फिर से सुनिए कि यहां पर हमने एल्किल हैलाइड की क्रिया है वो पोटेशियम नाइट्राइट के साथ कराई थी तो यहां पर क्या बना था एथिल नाइट्राइट बन गया। यहां पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन सा है ऑक्सीजन है, इलेक्ट्रॉन दाता समूह कौन सा है ऑक्सीजन है। परंतु जैसे ही हम एल्किल हैलाइड या हमने यहां पर एग्जांपल ले लिया है एथिल क्लोराइड और हमने किया करवा दी है किसके साथ है सिल्वर नाइट्राइट के साथ कराई है तो सिल्वर नाइट्राइट यहाँ पर एक सहसंयोजक यौगिक है। तो इस सहसंयोजक यौगिक में यहाँ आयनों में नहीं टूटेगा, जिस प्रकार से ये आयनों में टूट रहा है ना O पे नेगेटिव आ गया तो यहाँ पर O पे नेगेटिव नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि कैसा है ये सहसंयोजक है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन दाता समूह नाइट्रोजन हो गया और नाइट्रोजन इसको इलेक्ट्रॉन देगी। जैसे इस कार्बन को नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन देता है तो क्या बन जाएगा, अब यहाँ पर देखो CH3 CH3 CH2 और CH2 आ गया। अब ये क्या आएगा N आएगा, यहाँ पर क्या गया N और ये क्या बन जाएगा इधर आएगा डबल बॉन्ड के साथ O और इधर आ गया आपका O प्लस AgCl। क्या बन गया है AgCl बन गया है, अर्थात यहाँ पर क्या बनाया गया है नाइट्रो एल्केन बन गया है। क्या बना है नाइट्रो एल्केन। तो क्या बन गया इसका नाइट्रो एथिल। समझ में आया। देखो क्रियाविधि करेंगे तो इसमें समझ आ जाएगा आसानी से। तो यहाँ पर तो क्या बना है एल्केन नाइट्राइट, जबकि यहाँ क्या बनाया है नाइट्रो एल्केन। तो प्रश्न फिर से बन गया कि यदि एल्किल हैलाइड की क्रिया हम पोटेशियम नाइट्राइट के साथ करवाते हैं
तो एल्केन नाइट्राइट ही प्राप्त होता है। जबकि एल्किल हैलाइड की क्रिया हम सिल्वर नाइट्राइट के साथ करवाते हैं तो नाइट्रो एल्केन प्राप्त होता है। क्यों? ठीक है, क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पर एल्किल हैलाइड पोटेशियम नाइट्राइट के साथ क्रिया करते हैं तो पोटेशियम नाइट्राइट यहाँ पर एक आयनिक यौगिक है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या इलेक्ट्रॉन दाता समूह ऑक्सीजन होता है और इस ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन दाता समूह होने के कारण यहाँ पर क्या बन गया? एल्केन नाइट्राइट बन गया। क्या बन गया? एल्केन नाइट्राइट। परंतु यहाँ पर देखिए हम सिल्वर नाइट्राइट एक सहसंयोजक यौगिक है और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या इलेक्ट्रॉन दाता परमाणु कौन सा होता है? नाइट्रोजन होता है और नाइट्रोजन होने के कारण यहाँ पर क्या बन गया? नाइट्रो एल्केन बन गया। ये गया उसका आंसर। अब दोनों की हम देखते हैं मैकेनिज्म या क्रियाविधि। क्रियाविधि में देखिए सबसे पहले आर एक्स किसमें टूटेगा? आर पॉजिटिव और एक्स से माइनस, यानी ये हेलोजन हेलाइड बन गया और यहाँ पर कार्ब धनायन बन गया। जैसे ये इस प्रकार से बनता है तो क्या होगा? KOH अटैक करेगा, सॉरी KCN पोटेशियम नाइट्राइट इसके साथ क्रिया करेगा तो आपने लिया R प्लस प्लस क्या लिया आपने? KON डबल बॉन्ड O, पोटेशियम नाइट्राइट आ गया। पोटेशियम नाइट्राइट में हमें पता है कि कैसा है? पॉजिटिव आएगा चिन्ह, इस पे कैसा आएगा? नेगेटिव चिन्ह आएगा। तो ये K यहां से अलग हो जाएगा और एल्केन नाइट्राइट का निर्माण हो जाता है। और प्लस में क्या आ गया? देखो K ये वाला K प्लस आ गया। यहां देखिए पहली अभिक्रिया के अंदर X आया है, दूसरी अभिक्रिया में K आया है तो क्या आ जाएगा? K प्लस प्लस हेलाइड और क्या बना लिया? KX। यदि हम इस संपूर्ण अभिक्रिया को देखें तो संपूर्ण अभिक्रिया देखो उस साइड के अंदर X है, इस साइड में X है, X को X से काट दिया। ठीक है, इधर R पॉजिटिव है, इधर भी R पॉजिटिव है, काट दिया। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या क्या बचा है? यहां पर K पॉजिटिव है, इधर K पॉजिटिव है, सारे कट गए, बच गए क्या? यहां बचा RX प्लस में क्या हो गया? ये क्या हो गया? KON डबल बॉन्ड O और रिएक्शन में क्या बन गया? RON डबल बॉन्ड O प्लस KX। ये पूरी अभिक्रिया हो गई और ये इसकी हो गई मैकेनिज्म। इसी प्रकार से यदि हम इस पोटेशियम नाइट्राइट के स्थान पर यदि हम क्या ले लें? सिल्वर नाइट्राइट ले लें तो वो अभिक्रिया इस प्रकार से हो जाएगी RX वापस वही बनेगा R प्लस और X से माइनस। ठीक है, अब क्या आएगा? इस R प्लस पे सिल्वर नाइट्राइट का यहां देखिए नाइट्रोजन के पास एक एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है जो इसके किसको दे देगा? इस कार्ब धनायन को दे देता है और कार्ब धनायन को देगा तो यहां पर क्या हो जाएगा? देखो RN डबल बॉन्ड O और AG। जैसे इस कार्ब धनायन को इन्होंने एक एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म दिया, इसके ऊपर आवेश कैसा आ गया? धनावेश आ गया। इस धनावेश को ये पूर्ण करने के लिए क्या करेगा कि यहां से इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करेगा। जब ये इसको इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये बंद के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन खुद ले लेता है क्योंकि ये अपने इलेक्ट्रॉनों की पूर्ति करेगा और पूर्ति करने के लिए क्या करेगा? ये ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन लेगा और ऑक्सीजन क्या किससे लेगा? सिल्वर से। तो यहाँ से सिल्वर क्या होगा? अलग हो जाएगा और क्या बना लेगा? देखो RN डबल बॉन्ड O और यहाँ पर उपसहसंयोजक बंद हो जाएगा। इसके साथ क्या हो जाएगा? यहाँ पर उपसहसंयोजक बंद ऑक्सीजन के साथ। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 और प्लस में क्या बन गया? Ag प्लस बन गया। और जैसे ये Ag प्लस यहाँ पर बना है, यहाँ पर पहले में देखो क्या बना है? सिल्वर। तो ये Ag प्लस प्लस क्या करेगा? हेलाइड के साथ करेगा तो यहाँ बना लिया AgX सिल्वर हेलाइड बन गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये इनकी मैकेनिज्म होगी। इसकी क्रियाविधि के बाद में हम देखते हैं अल्कोहल का निर्माण। ध्यान दें कि यदि हम एल्किल हैलाइड की क्रिया जलीय KOH के साथ करवा दें
किसके साथ है, जलीय KOH के। यदि हम एल्किल हैलाइड का रिएक्शन है वो अल्कोहलिक KOH के साथ करवाते हैं तब तो बनता है एल्कीन, जबकि हम जलीय KOH के साथ करवा देते हैं तो अल्कोहल बनता है। ठीक है, एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है और एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो यहां से देखो ये KH है वो निष्कासित हो जाता है R, और क्या बन जाएगा OH प्लस क्या हो जाएगा KX, किसका निर्माण हो गया, एल्कोहल का। यानी अगला रिएक्शन किसका हो गया, एल्कोहल का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ ए एल्कोहल, फॉर्मेशन ऑफ ए एल्कोहल। देखिए फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल में देखें, मैंने एग्जांपल ले लिया CH3 CH2 CH3 और मैंने यहां पर आयोडीन ले लिया, प्लस में क्या करवा दिया मैंने, KOH की रिएक्शन करवा दी। ठीक है, और क्या बन गया यहाँ पर CH3 CH2 CH2 और एक OH, क्या बनेगा, प्रोपेनॉल बन गया, प्रोपेनॉल। प्रोपेनॉल बन गया। प्लस में यहां क्या बनेगा, देखो यहां से आया K, यहां से आया I, तो प्लस में क्या बन गया, पोटेशियम आयोडाइड। ठीक है, यानी हम एल्किल हैलाइड की क्रिया एक्वस, यहां पर आप AQ जरूर लिखेंगे, शॉर्ट में लिखता हूं AQ का मतलब क्या है, एक्वस या जलीय। जब एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन है वो एल्किल हैलाइड के साथ करवाते हैं तो यहां पर एल्कोहल का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये अभिक्रिया हो गई आपकी एल्कोहल निर्माण की अभिक्रिया। अगला देखें, एल्कोहल के बाद में हम देखते हैं ईथर निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ ए ईथर। ईथर के अंदर देखें कि यदि O दोनों ओर से होता है तो किसी एल्किल ग्रुप से जुड़ता है तो उसको क्या कहते हैं हम, ईथर। इधर भी R आएगा और इधर भी क्या आ जाएगा, R या R डैश आ सकता है, ये तो हो गया ईथर। और एक होता है इधर R आ गया, नीचे लिख देता हूं, इधर R आ गया, एक S आ गया और इधर R आ गया, ये भी ईथर है, लेकिन ये तो है थायो ईथर और ये है नॉर्मल ईथर। ठीक है, तो दो प्रकार की रिएक्शन पढ़ेंगे हम, एक तो थायो ईथर का निर्माण पढ़ेंगे और एक है नॉर्मल ईथर का निर्माण पढ़ेंगे। पहले ये देखते हैं। ये है शुष्क सिल्वर ऑक्साइड, क्या है ये, शुष्क सिल्वर ऑक्साइड। जब हम एल्किल हैलाइड की रिएक्शन या क्रिया शुष्क सिल्वर ऑक्साइड के साथ करवाते हैं तो यहां पर एल्किल हैलाइड के 2 मोल काम आएंगे, और 2 मोल काम आने के बाद में क्या होगा, यहाँ देखिए कि यहां से CH3 CH2 इस ऑक्सीजन से जुड़ जाएंगे। यहां पर किससे जुड़े हुए हैं, सिल्वर ऑक्साइड में तो दोनों और ऑक्सीजन है वो सिल्वर से जुड़े हुए हैं, और यहाँ पर एल्किल समूह से जुड़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा रिएक्शन, देखिए CH3 CH2 क्या जाएगा O, और एक CH3 CH2 उस साइड में जुड़ जाएगा तो क्या गया CH2 CH3, डाई एथिल ईथर बन गया। नाम क्या होगा इसका, डाई एथिल ईथर। ये तो कॉमन नेम हो गया, ईथर का कॉमन नेम होता है एल्किल या एल्किल ईथर, 2 होता है तो डाई एल्किल ईथर। तो यहां पर यदि हम IUPAC नाम देखें तो छोटी श्रृंखला है उसके साथ ऑक्सी जोड़ देते हैं, और ऑक्सी जोड़ने के बाद में जो बड़ी श्रृंखला है उसका एकला बंध के नाम पे नामकरण कर देते हैं। जैसे मैं कोई यहाँ पर दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, CH3 और यहाँ गया O और इधर मैंने कर दिया CH2 और CH3। यहाँ देखो ये एथिल समूह है और यहाँ पर क्या है, मेथिल समूह है। दोनों के बीच में ऑक्सीजन आ रखा है तो श्रृंखला तो टूट ही गई कि कंटिन्यू श्रृंखला नहीं रही। यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर क्या गया ऑक्सीजन, तो मैंने इसको 2 भागों में डिवाइड कर लिया। 2 भागों में डिवाइड करने के बाद में मैंने बड़ी श्रृंखला को ऐसे मुख्य श्रृंखला के रूप में ले लिया और छोटी श्रृंखला को मैंने प्रतिस्थापी के रूप में ले लिया। तो यहाँ पर कार्बन 1 है तो 1 का मैंने क्या ले लिया, मेथ, और मेथ के साथ ये O है तो ऑक्सी सब जोड़ दिया तो नाम क्या हो गया, मेथॉक्सी। और मेथॉक्सी के साथ में ये क्या है,
दो कार्बन है तो एथेन हो गया। तो नाम क्या हो गया इसका, मेथॉक्सी एथेन। नाम क्या होगा इसका, मेथॉक्सी एथेन। जबकि इसका हम यहाँ नाम देखें तो इसकी दो श्रृंखला बनाई, एक श्रृंखला ये बन गई, एक श्रृंखला इसकी ये बन गई। तो कार्बन की संख्या कितनी हुई, दो। दोनों में कार्बन की संख्या समान है। तो किसी को चाहे आप ऑक्सी शब्द जोड़ दो और किसी को आप मुख्य श्रृंखला के रूप में ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्या नाम होगा इसका, एथॉक्सी एथेन। नाम क्या होगा इसका, एथॉक्सी एथेन। नाम होगा इसका एथॉक्सी एथेन। तो इस प्रकार से ईथर का नामकरण करते हैं। ये तो हो गया ईथर का निर्माण। यदि हम थायो ईथर लें तो थायो ईथर के अंदर क्या जुड़ा, मैंने बताया था ऑक्सीजन के स्थान पर S आता है। तो यही CH3 CH2Cl और मैंने यहां पर ले लिया Na2S, सोडियम सल्फाइड ले लिया है। क्या लिया मैंने यहां पर, सोडियम सल्फाइड। तो सोडियम सल्फाइड लेंगे तो पता है कि सल्फर की संयोजकता 2 होती है और इस पर आवेश है वो -2 होता है। तो यहाँ पर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया या 2 मोल एल्किल हैलाइड का ले लिया। तो क्या बन जाएगा, CH3 CH2S CH2 और CH3, यानी क्या बन गया यहाँ पर, डाईएथिल थायो ईथर। क्या बन गया है, डाईएथिल थायो ईथर। यहां पर देखो बना डाईएथिल ईथर, जबकि यहां पर क्या बना है, थायो ईथर का निर्माण हो गया। ठीक है, यहां पर ये Cl और Ag के साथ क्या बन जाएगा, 2AgCl। और यहां पर देखो 2 Na है और 2 क्या है, Cl। तो प्लस में क्या बन जाएगा, 2NaCl। ये हो गया इनके को प्रोडक्ट या सह उत्पाद। तो इस प्रकार से हमने ईथर का भी निर्माण कर लिया है और थायो ईथर का भी निर्माण कर लिया है। एमीन का निर्माण। एमीन क्या होता है, यहां R आ गया, N इधर H भी हो सकता है और कोई कार्बन भी हो सकता है। ये क्या हो गया, एमीन हो गया। ठीक है, इन एमीनों का निर्माण कैसे करेंगे, बहुत साधारण सी अभिक्रिया है। इसको हम कहते हैं अमोनी अपघटन। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, अमोनी अपघटन। देखिए मैंने यहां पर मेथिल क्लोराइड ले लिया, छोटा सा, क्योंकि लंबा एग्जांपल चलेगा इसलिए मैं मेथिल ले लेता हूं। मेथिल क्लोराइड की अभिक्रिया मैंने करवाई अमोनिया के साथ। अमोनिया के साथ क्या करेगा, तो यहां से एक हाइड्रोजन अमोनिया का हट जाएगा और यहां पर कितने हाइड्रोजन शेष रह गए, 2 रह गए। तो यहां से ये हट गया तो क्या बच गया, CH3NH2। ठीक है, और यहां से एक HCl का निष्कासन हो गया। तो क्या बन गया, मेथिल एमीन। नाम क्या हो गया, मेथिल एमीन या मेथेन एमीन। मेथिल एमीन कॉमन नेम हो गया और मेथेन एमीन इसका आईयूपीएसी नाम हो गया। फिर क्या किया हमने, इसके साथ मेथिल क्लोराइड की फिर से क्रिया करवा दी। क्या किया हमने, इस जो मेथिल एमीन बनाया इसकी मेथिल एमीन की मेथिल क्लोराइड के साथ फिर से पुनः अभिक्रिया करवा दी। तो यहां से एक Cl और यहां से एक हाइड्रोजन निष्कासित होगा। तो नाइट्रोजन के पास तो हाइड्रोजन बच जाएगा एक और ये मेथिल समूह इस नाइट्रोजन के जुड़ जाएगा। तो CH3N इधर आ गया CH3 और ये एक हाइड्रोजन इसके साथ है जुड़ा हुआ है। ये कौन सा है, मेथिल एमीन या आईयूपीएसी नाम देखें तो मेथेन एमीन। इसका नाम क्या हो जाएगा, डाइमेथिल एमीन। या आईयूपीएसी नाम देखें क्या हो गया, एन मेथिल मेथेनेमीन। नाम क्या होगा इसका, एन मेथिल का मतलब हो गया कि नाइट्रोजन से क्या जुड़ा हुआ है, मेथिल समूह जुड़ा हुआ है और साथ में क्या जुड़ा हुआ है, मेथेन। तो क्या कहेंगे इसको, एमीन। तो एन मेथेन मेथिलेमीन इसका आईयूपीएसी नाम हो गया। फिर से हम इसके साथ है मेथिल क्लोराइड की अभिक्रिया करवा दें। ठीक है, फिर से क्या करें, इसके साथ है मेथिल क्लोराइड की अभिक्रिया करा दें। तो क्या बन जाएगा, CH3N, पहले से यहां पर 2 जुड़े हुए हैं और एक CH3 और जुड़ जाएगा और साथ साथ में क्या निष्कासित होता रहता है, -HCl यहां निष्कासित हो गया और -HCl यहां निष्कासित हो गया। अब इसमें देखें इसका नाम क्या हो जाएगा, N डाई मेथिल, N डाई मेथिल मेथेनेमीन।
नाम क्या होगा, एन डाइमेथिल मेथिलेमिन या ट्राइमेथिलेमिन। कंप्लीट इसका जो कॉमन नेम क्या होगा, ट्राइमेथिल एमीन। और यदि फिर से हम इसकी और अभिक्रिया कराते हैं मेथिल क्लोराइड के साथ, तो अब बना लेगा ये CH3 का, देखो कितने हो गए, 1 2 3 4, होल 4 हो जाएगा, CH3 का होल 4। और नाइट्रोजन पे आएगा प्लस चार्जेज, तो इसको मैंने इसको प्लस कर दिया और Cl को क्या कर दिया यहाँ पे माइनस कर दिया। तो नाम क्या हो गया इसका, टेट्रामेथिल अमोनियम क्लोराइड। नाम क्या होगा इसका, टेट्रामेथिल अमोनियम क्लोराइड। अब मेन बात इसके अंदर देखिए कि ये कहलाता है अमोनी अपघटन। हमने अमोनिया का आधिक्य लिया, ठीक है, और उसके साथ हमने मेथिल क्लोराइड का भी आधिक्य लिया है। मेथिल क्लोराइड को आधिक्य में लिया है तो क्या किया कि पहले तो यहां पर बनाया मेथिल एमीन। यहां पर देखें कि नाइट्रोजन एक कार्बन से घिरा हुआ है, इसीलिए इसको तो हम क्या कहते हैं, प्राथमिक एमीन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, प्राथमिक एमीन कहते हैं। यहां पर देखो नाइट्रोजन 2 कार्बन से घिरा हुआ है, इसलिए कौन सा हो गया, ये द्वितीयक एमीन हो गया। यहां पर नाइट्रोजन 3 कार्बन से घिरा हुआ है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, तृतीयक एमीन हो गया। 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, तो 3 से घिरा हुआ है, और यहां पर कार्बन से 4 से घिरा हुआ है। अर्थात जब हम एल्किल हैलाइड के आधिक्य में अमोनिया के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो एल्किल हैलाइड का अमोनिया अपघटन हो जाता है और क्रमशः प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एमीन का निर्माण करते हैं। और यदि तृतीयक एमीन का हम फिर से एल्किल हैलाइड के साथ क्रिया करवा देते हैं तो अमोनियम चतुष्क लवण बनता है। चतुष्क का मतलब है कि यहाँ पर देखो ये 4 जुड़ गए, तो क्या बन गया है, अमोनियम चतुष्क लवण बन गए हैं। तो ये इसकी रिएक्शन होगी। आखिर एक रिएक्शन और 2 और रिएक्शन बची है, वो और देखते हैं। एस्टर का निर्माण। एस्टर की संरचना इस प्रकार से होती है। एस्टर देखिए कैसे होता है, R C डबल बॉन्ड O एंड R। ये स्ट्रक्चर किसका होता है, एस्टर का होता है। ठीक है, मैंने ले लिया CH3 C डबल बॉन्ड O और ये देखो मैंने लिया है मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण। कौन सा लिया है, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण लिया है। और इस मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण की अभिक्रिया में कोई भी एल्किल हैलाइड के साथ करवा देता हूं तो यहां से AgCl का निष्कासन हो जाता है, माइनस AgCl का निष्कासन हो गया। और यहां पर क्या बचा है, देखो CH3 और यहां बचा है O और यहां बचा है O और फिर क्या गया CH2 और CH3। ये क्या हो गया है, एथिल एथेनोएट। नाम क्या होगा इसका, एथिल एथेनोएट। यहां ओएट शब्द लगा है, ओएट का मतलब क्या हो गया, एस्टर या एथिल एस्टर बोलते हैं। कॉमन नेम क्या लेंगे इसका, एथिल एस्टर, एथिल सॉरी एसीटेट, एथिल एसीटेट। क्योंकि देखो ये होगा एथिल और ये क्या है, एसिटिक एसिड का एसीटेट, तो ये नाम क्या होगा इसका, एथिल एसीटेट कॉमन नेम हो गया। और एथिल एथेनोएट इसका IUPAC नाम हो गया। ओएट इसका क्या होता है, अनुलग्न होता है। तो ये हो गई इसकी अभिक्रियाएं। एक इसके अंदर है अपनी फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। जो फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया है वो हम कल पढ़ेंगे, क्योंकि इसकी क्रियाविधि भी होगी और वो फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया भी होगी। इसलिए फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया की क्रियाविधि और फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया और बाकी अभिक्रियाएं हैं वो विलोपन अभिक्रियाएं हैं, अपचयन अभिक्रियाएं हैं, धातुओं के साथ अभिक्रियाएं हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कल पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर कोऑपरेशन। देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल द केमिस्ट्री पॉइंट। हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।